आइए जानते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। इंदौर में 2022 से पाइपलाइन में दिक्कत, 2023 तक घूमती रही फाइल। देश की धड़कन तेज, दिल्ली पहुंची वंदे भारत स्लीपर। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो के खिलाफ केस चलाएगा अमेरिका। नया साल शुरू होते ही क्यों धधकने लगी दुनिया। अमेरिका ने चाइना के तकनीकी सपनों पर कर दिया सीधा वार। मैं मां हूं, जब भी वह वीडियो देखती हूं तो होश खो देती हूं। उमर खालिद को लिखे ममदानी के पत्र को भाजपा ने आंतरिक मामले में दखल बताया। लखनऊ में सोना आज 430 रुपए सस्ता, चांदी के भाव में 2000 की कमी। पागल हो गया क्या, कास्टिंग डायरेक्टर पर गुस्साए थे अक्षय खन्ना। और हम किसे सजा दे रहे हैं, मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकालने के मामले में भड़के शशि थरूर। मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी से लोगों की जान बचाई जा सकती थी। भागीरथपुरा इलाके में अगर समय रहते गंदे पानी की समस्या से जुड़ी पाइपलाइन परियोजना पर जिम्मेदार अधिकारियों ने फाइलों पर साइन कर दिए होते तो उन 10 लोगों की जान बचाई जा सकती, जिसकी मौत दूषित पानी पीने से हो गई। दरअसल नगर निगम को जुलाई 2022 में ही यहां दूषित पानी की जानकारी मिल चुकी थी और समाधान के लिए नई पाइपलाइन बिछाने का टेंडर भी जारी कर दिया गया था, लेकिन सरकारी लेटलतीफी के काम को ऐसे उलझाया कि पाइपलाइन आज तक पूरी तरह नहीं बिछ सकी। रिकॉर्ड बताते हैं कि जुलाई 2022 में भागीरथपुरा में 2,31,01,351 रुपए के लागत से नई पाइप की पाइपलाइन बिछाने का टेंडर निकाला गया। इसके बाद 23 सितंबर 2022 को टेंडर स्वीकृत के लिए निगम आयुक्त की ओर से फाइल जल कार्य समिति को भेजी गई। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन अब पटरियों पर दौड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह लग्जरी ट्रेन शनिवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गई है। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने 17 या 18 तारीख को इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। रेल मंत्री ने अश्वनी वैष्णव आज ट्रेन के लोको पायलट के साथ ट्रेन का निरीक्षण किया, साथ ही ट्रेन की हाई टेक तकनीकी के बारे में जानकारी ली। रेल मंत्री वैष्णव ने बताया कि यह ट्रेन अगले 15 से 20 दिनों में शुरू हो जाएगी। यह ट्रेन भारत की रेलवे यात्रा को और भी बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। इंडियन रेलवे जल्द ही वंदे भारत प्रीमियर जैसी हाई स्पीड ट्रेन का स्लीपर वर्जन लॉन्च करने वाला है। इस लग्जरी ट्रेन का ट्रायल सफलतापूर्वक हो चुका है और इसे सबसे पहले गुवाहाटी से कोलकाता के बीच चलाया जाएगा। अमेरिका के सांसद जिम मैकगवर्न ने वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले को लेकर कहा कि कांग्रेस की मंजूरी के बिना और ज्यादातर अमेरिकियों के मिलिट्री एक्शन के खिलाफ होने के बावजूद ट्रंप ने वेनेजुएला पर एक बिना वजह गैर कानूनी हमला कर दिया। वह कहते हैं कि हमारे पास अमेरिकियों के हेल्थ केयर के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास युद्ध के लिए अनलिमिटेड फंड है। वेनेजुएला पर हमले को अमेरिका कैसे सही ठहराएगा, उसके तर्क क्या होंगे, ये हर किसी को पता है, क्योंकि दुनिया में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत पुरानी है। अमेरिका के तर्क के हिसाब से क्या ताइवान पर चीन का हमला और यूक्रेन पर रूस का हमला जायज कहा जाएगा? डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार दुनिया का चौधरी बनने का दावा कर रहे हैं, युद्धों को रुकवाने का दावा कर रहे हैं, क्या वे वेनेजुएला पर हमले का कोई तर्क दे पाएंगे? क्या वे कल होकर ईरान पर भी ऐसा ही हमला करेंगे? 2025 अलविदा कह चुका है और 2026 ने दस्तक दे दी है, लेकिन दुनिया को चैन नहीं मिला। अगर 2025 को युद्ध का साल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। एक के बाद एक कई देश आग में झुलसते रहे। अफसोस यह है कि नया साल भी सुकून लेकर नहीं आया। 2026 की शुरुआत ही तनाव, हिंसा और टकराव के साथ हुई है। कहीं सरकारों के खिलाफ सड़कों पर गुस्सा उबल रहा है तो कहीं चुनाव से पहले ही हालात बेकाबू हो चुके हैं। मध्य पूर्व से लेकर दक्षिणी एशिया और लैटिन अमेरिका तक हालात तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। ईरान में सत्ता के खिलाफ बगावत, बांग्लादेश में चुनावी हिंसा, यमन में थमता नहीं गृह युद्ध,
रूस यूक्रेन की भीषण जंग और वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले, इन सब ने साफ कर दिया है कि 2026 की शुरुआत दुनिया के लिए बेचैनी और अनिश्चितता लेकर आई है। चीन और अमेरिका के संबंधों में फिर से तनाव नजर आ रहा है, क्योंकि अमेरिका ने एक बार फिर से यह साफ कर दिया है कि तकनीक के मोर्चे पर वह किसी भी तरह का समझौता करने के मूड में नहीं है। हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा और चीन से जुड़ी चिंताओं का हवाला देते हुए एक अहम चिप्स डील को रोक दिया है। यह फैसला अमेरिका की एक फोटोनिक्स कंपनी द्वारा एक घरेलू रक्षा और एयरोस्पेस तकनीक से जुड़ी इकाई के अधिग्रहण को लेकर लिया गया है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि इस सौदे के पीछे परछोप रूप से चीनी नियंत्रण का खतरा है, जो देश की सुरक्षा के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है। सरकारी आदेश के अनुसार संबंधित कंपनी को 6 महीनों के भीतर इस अधिग्रहण से पूरी तरह अलग होना होगा। अमेरिका की विदेश निवेश निगरानी समिति ने जांच के दौरान यह निष्कर्ष निकाला कि इस सौदे के जरिए संवेदनशील चिप्स निर्माण तकनीक गलत हाथों में जा सकती है। प्रशासन ने भले ही तकनीकी जोखिमों का ब्यौरा सार्वजनिक न किया हो, लेकिन संकेत साफ है कि मामला साधारण कारोबारी सौदे से कहीं आगे का है। बांग्लादेश के धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय कितने सुरक्षित है, यह सवाल एक बार फिर देश के भीतर और बाहर उठा है, क्योंकि हाल के दिनों में एक 28 वर्षीय हिंदू युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार टीपू चंद्र दास, जो एक फैक्ट्री में काम करते थे, उनको भीड़ ने पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने के आरोप में सार्वजनिक रूप से पीट कर मार डाला और फिर उनके शव को आग के हवाले कर दिया। 26 दिसंबर तक इस मामले में 18 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और सरकार ने परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। हालांकि अल्पसंख्यक समूह देश में धार्मिक कट्टरता और भीड़ द्वारा होने वाले हमलों से बढ़ोतरी की ओर इशारा करते हैं। वे अगस्त 2024 से सत्ता में आए अंतरिम प्रशासन को भी प्रभावी कदम न उठाने के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी द्वारा उमर खालिद को लिखे गए पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को कहा कि भारत अपने आंतरिक मामलों पर किसी भी तरह का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, यदि कोई व्यक्ति किसी आरोपी का समर्थन करता है और भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करता है तो भारत इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत के प्रत्येक नागरिक को देश के न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है। उन्होंने आगे कहा, कौन सा बाहरी व्यक्ति हमारी लोकतंत्र और न्यायपालिका पर सवाल उठाने वाला होता है, वह भी ऐसे व्यक्ति के समर्थन में जो भारत को टुकड़ों में बांटना चाहता है। यह ठीक नहीं है। जब भारत की संप्रभुता की बात आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 140 करोड़ भारतीय इसके खिलाफ खड़े होंगे। नए साल की शुरुआत के साथ सराफा बाजार में तेजी और नरमी का दौर जारी है। साल 2026 के तीसरे दिन सोने की चमक थोड़ी फीकी पड़ी है। 3 जनवरी को सराफा बाजार खुलने के बाद यूपी की राजधानी लखनऊ में सोना 430 रुपए प्रति 10 ग्राम तक टूटा है। वाराणसी और मेरठ में भी सोने के भाव लुढ़के गए हैं। सोना के अलावा आज सराफा बाजार में चांदी भी टूटी है। बाजार खुलने के साथ चांदी 2000 रुपए प्रति किलो तक सस्ती हुई है। 3 जनवरी को वाराणसी के सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत में 380 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरावट आई है, जिसके बाद उसका भाव 1,35,970 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। 2 जनवरी को इसकी कीमत 1,36,350 रुपए थी। बात राजधानी लखनऊ में सोने की कीमत की करें तो आज वहां 24 कैरेट सोने का भाव 430 रुपए फिसलकर 1,37,140 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गए। मेरठ में आज इसका भाव 1,37,150 रुपए प्रति 10 ग्राम है। आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया है। मल्टी स्टारर फिल्म दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब हुई है। हर एक किरदार को फिल्म में पसंद किया जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा तारीफ अक्षय खन्ना ने अपने नाम कर ली है। रहमान डकैत के किरदार में अक्षय खन्ना की दमदार एक्टिंग ने फैंस को उनका मुरीद बना दिया है।
उनके डांस मूव से लेकर डायलॉग्स तक सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि शुरुआत में अक्षय खन्ना फिल्म के लिए तैयार नहीं थे? क्यों अक्षय खन्ना ने रिजेक्ट की थी धुरंधर? कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने धुरंधर की कास्टिंग को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि धुरंधर के लिए एक्ट्रेस की तलाश करना काफी चैलेंजिंग था। मुकेश छाबड़ा ने यह भी बताया कि फिल्म के लिए अक्षय खन्ना को राजी करना भी एक बड़ा टास्क था। अक्षय को मनाने के लिए काफी लंबा वक्त लगा था। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शनिवार को कहा कि क्रिकेट को बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के मामले में नहीं खींचना चाहिए। क्रिकेट के मुद्दों पर एक्सपर्ट राय रखने वाले थरूर ने यह बात कोलकाता नाइट राइडर्स के अपनी टीम से बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज किए जाने के बाद कही है। केकेआर ने यह फैसला भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के निर्देश पर लिया है। मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर ने आईपीएल 2026 के लिए 9.20 करोड़ रुपए में खरीदकर अपनी टीम में जोड़ा था, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के बाद इसे लेकर कई भारतीय धर्मगुरुओं ने केकेआर के मालिक व बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान पर निशाना साधा है। कई मुस्लिम संगठनों ने भी शाहरुख से मुस्तफिजुर को टीम में नहीं रखने की अपील की थी। साथ ही राजनीतिक दल भी इसे लेकर लगातार शाहरुख खान पर निशाना साध रहे हैं। इसके बाद मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने की घोषणा की गई है। इसे लेकर थरूर ने शनिवार को सवाल पूछा कि हम किसे सजा दे रहे हैं, खिलाड़ी या उसके धर्म को?